तो इट मीन्स के 14-14 साल के आसपास उन्होंने हम सबसे कटवा दिया तो और फिर बरी कर दिया। अब फिर कह दिया कि आप घर जाओ। तो अन्याय तो हमारे साथ हुआ। आपने जब फूलन देवी हत्याकांड की जब बात हुई थी तो उस वक्त एक आपकी तरफ से आया था कि हाँ मैंने मारा है, इसके बाद आप जेल में गए थे, लेकिन फिर बाद में आपके स्टेटमेंट आने लगे कि मैंने मारा ही नहीं। वो समय मेरा पुलिस रिमांड का समय था। मैं पुलिस कस्टडी में था और पुलिस ने जैसा चाहा मुझसे बोलने के लिए कहा गया, मैंने वैसा बोला। हाँ। लेकिन लोग आपको इसी रूप में तो देखते हैं, सब लोग इस बात को लेकर के कई बार आपको हीरो मानते हैं। देखो आप कि अगर राजपूतों की हत्या हुई है, क्षत्रियों की हत्या हुई है, तो आपने बदला ले लिया। ये मेरा चैलेंज है कि अगर कोई भी ये साबित कर दे कि फूलन ने जिन 22 लोगों को मारा था वो सारे के सारे ठाकुर थे, अगर कोई ये साबित कर दे कि वो जो 22 लोग मरे थे उनमें से कोई भी डाकू था या उन्होंने कभी भी फूलन देवी से कोई गलत हरकत की थी या रेप किया था, तो मैं उसको आपके माध्यम से बता रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए इनाम मैं आपको दूंगा। मतलब जो राइटर लिखते हैं या जो फिल्म बनती है वो पूरा सच नहीं होता, मैं ये कह दूं। पूरा देखिए सच, देखिए क्या होता है, सच के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो क्या आप पहले सोच करके निकले थे कि आप इस वजह से निकल रहे हैं, इस वजह से भाग रहे हैं, या फिर भागना जरूरी था? क्या है कि जब मैं जेल में था तो मेरे साथ उस समय तालिबानी टेररिस्ट भी थे मेरे साथ। बहुत से लोग का ये भी मानना है, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें सरकार खुद मिली हुई थी, पुलिस प्रशासन मिला हुआ था, तभी तो कोई तिहाड़ जेल से निकल सकता है और कोई जा सकता है, वरना किसकी हिम्मत है जो कि तिहाड़ जेल से बाहर निकले और चला जाए, वो भी अफगानिस्तान में। भाई पुलिस वाले भी तो इंसान होते हैं, पुलिस वाले भी तो देशभक्त होते हैं। तो इसलिए जो है मतलब जब अच्छी नियत होती है तो अच्छे लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, शेर सिंह राणा जी से। और ये आपसे बात करने से पहले मेरे जो दर्शक हैं, मैं समझता हूं कि दर्शक आपके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं। वो जानते हैं तिहाड़ जेल का भी किस्सा, वो जानते हैं फूलन देवी का भी किस्सा, वो जानते हैं अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की जो अवस्थियाँ लेकर के आए वो किस्सा भी जानते हैं। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे द न्यूज़ वाला नेटवर्क के दर्शक हैं वो भी इन कहानियों को, इन किस्सों को समझे। वो सबसे बड़ी बात है कि जब किसी कहानी को जब हम पर्दे पर लेकर के आते हैं, फिल्म के परिदृश्य में लेकर के आते हैं, तो एक बड़ी चीज़ और नज़र आती है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक बड़ी बात रहती है कि जिसके ऊपर फिल्म बन रही हो। बायोपिक बहुत सारी चीज़ों पे बनती है, अब जो है आपके ऊपर बायोपिक बन रही है। क्या कहेंगे फिलहाल इस बायोपिक के बारे में, ये जो फिल्म बन रही है शेर सिंह राणा के नाम से? देखिए बायोपिक के बारे में तो क्या कहेंगे, फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इस व्यक्ति के जीवन को दिखाने से लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, उनकी आमदनी होगी, क्योंकि वो तो कमर्शियली सोचते हैं। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया तो वो एक बायोपिक बना रहे हैं मुझ पर। और ऐसा नहीं है मुझ पर पहली बार कोई फिल्म बन रही है, मेरे से पहले बहुत ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर। महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर बनी, कपिल देव जी के ऊपर बनी हुई है, सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर बनी है, और भी कई मतलब ऐसे लोग हैं जिनको लोगों को, उनको फिल्म मेकर्स को लगा कि भाई इनके जीवन को बड़े पर्दे पर दिखाने से उनकी आमदनी होगी और लोग उसको देखना चाहते हैं। मतलब ये फिल्म मेकर सिर्फ आमदनी के हिसाब से काम करते हैं, उनको सिर्फ अपना फाइनेंस दिखता है कि पैसा दिखेगा और आपके ऊपर फिल्म बनेगी, लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं और पैसा उनको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि अगर लोग नहीं देखना चाहेंगे तो वो क्यों अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि फिल्म जो बनाने का जो सिलसिला है उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि जो हमारी खुद की बायोपिक है उसमें 50+ CR का वो प्रोजेक्ट है, तो मान लीजिए 50+ CR कोई इन्वेस्ट करेगा तो ऐसे तो करेगा नहीं, वो तभी करेगा जब उसको महसूस होगा कि लोग ये देखना चाहते हैं, इनके जीवन को देखना चाहते हैं और उस जर्नी को देखना चाहते हैं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, जिस पर मैंने बुक भी लिखी है, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जिसमें पूरा तिहाड़ से जो एस्केपिंग है वो अफ़गानिस्तान जाने के बाद कैसे जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान से वापस लाने का जो पूरा सिलसिला है उसको फिल्माया जाएगा। और वो उस जो किताब मैंने लिखी है
वो किताब भी क्या है कि बेस्ट सेलर है, और उसको जो हमारे भारत का सबसे अच्छा पब्लिकेशन हाउस है इंडिया टुडे, उसने उस बुक को पब्लिश किया था और वो बेस्ट सेलर बुक बनी। उसी बुक पर ये बायोपिक है। देखिए, जिस पार्टी की मैंने बात की, मैं पार्टी पे आऊँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि जब इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, आपने कहा लोग देखना चाहते हैं, लोग ये भी सुनना चाहते हैं। आपने जब फूलन देवी हत्याकांड की जब बात हुई थी, तो उस वक्त एक आपकी तरफ से आया था कि हाँ मैंने मारा है। इसके बाद आप जेल में गए थे, लेकिन फिर बाद में आपके स्टेटमेंट आने लगे कि मैंने मारा ही नहीं। तो और फिर आप जेल में भी गए थे, तिहाड़ जेल, जो कि सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। वहाँ से निकल के भागना तो खैर इंसान सोच ही नहीं पाता है। और तो वो जो कंडीशन एक्चुअल में क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ क्लियर हो एटलीस्ट कि हाँ वो हत्या, उस हत्या में आप शामिल थे या नहीं थे। आपने बाद में दिया हुआ है कि आप नहीं थे, पहले सुना है कि आप थे, क्योंकि थे आप तभी आप जेल में थे, ऐसा जनरल परसेप्शन है। देखिए, जो जिस समय को आप बता रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं था जी, वो समय मेरा पुलिस रिमांड का समय था। मैं पुलिस कस्टडी में था और पुलिस ने जैसा चाहा मुझसे बोलने के लिए कहा गया, मैंने वैसा बोला। अब एकदम इसमें जब क्लियर कट क्वेश्चन आता है कि भाई मैं था या नहीं था, तो इसका आंसर ये है कि ये डिसाइड करने का जो फैसला है वो ऑनरेबल कोर्ट का है। मेरा जो केस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो वो एक तरीके से भगवान का रूप होते हैं। तो मैं उस भगवान के रूप को स्वीकार करते हुए उनके ही फैसले को मैं मान्य करूँगा। अगर वो कहेंगे कि मैं था तो मैं मानूंगा कि मैं था, अगर वो कहेंगे मैं नहीं था तो मैं मानूंगा कि मैं नहीं था। तो मेरे कहने से या ना कहने से भी प्रैक्टिकली कुछ होने वाला नहीं है। जिसका आपने कहा कि जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैं था, या मैंने कह दिया था कि मैं नहीं था, उसको तो मतलब कोर्ट के अंदर उस चीज़ को माना नहीं गया है ना। तो अभी भी मैं कह दूंगा कुछ भी, तो वो मेरी ही बात कुछ लोग अभी भी हमारे इस डिस्कशन को सुन के, अब मैं कहूँगा मैंने नहीं किया तो भी लोग कुछ कहेंगे कि अरे यार इसी ने किया था। मैं कहूँगा कि जी मैंने मतलब जो भी मैं कहूँगा तो लोग अपने अंदाजे से, मतलब लोग अपना जो विचार हो पहले बना चुके हैं। हाँ, वो अपना बना चुके, लेकिन हमें जो बात माननी है, जिसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, माननी चाहिए, वो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जिसकी हम बात को मानेंगे। नहीं, मानना तो उसकी चाहिए ना, जो जिस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो मानना तो उसकी चाहिए पहले, सबसे पहले। नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। मैं आपको कहूँ कि लोगों ने आपको हीरो की तरह से देखा, पहले विलेन कुछ लोगों ने देखा, बाद में हीरो की तरह देखा। और हीरो की तरफ देखने का जो नज़रिया था, कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी पार्टी है, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये भी लिखते हैं कि क्षत्रिय की बात करते हैं, राजपूत की आप बात करते हैं। तो एक युद्ध दिखा कि दलित समाज की एक महिला जिसको मार दिया गया, और क्षत्रिय समाज का एक व्यक्ति जो हीरो बन गया। नहीं, देखिए ये आपकी नहीं, पूरे देश के मीडिया की मतलब ये गलत जानकारी है। नहीं, लेकिन लोग आपको इसी रूप में तो देखते हैं, सब लोग इसी बात को लेकर के कई बार आपको हीरो मानते हैं। देखो आप कि अगर राजपूतों की हत्या हुई है, क्षत्रियों की हत्या हुई है, तो आपने बदला ले लिया। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि फूलन देवी जो है वो दलित नहीं थी, वो पिछड़े वर्ग से थी, वो दलित नहीं थी। हमारे यहाँ 4 डिवीज़न है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो वो जो है वो पिछड़े जाति से थी, वो दलित नहीं थी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को फूलन से सिंपैथी है, उसका रीज़न ये है कि अधिकतर लोग, क्योंकि मीडिया ने वही बताया, ये बताया जाता है कि फूलन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और फूलन के साथ जो अत्याचार हुआ उसका बदला लेने के लिए उसने 22 लोगों को लाइन लगाकर मार दिया। हाँ, लेकिन बेहमई कांड में जी। लेकिन रियलिटी क्या है, और मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं जी, ये मेरा चैलेंज है कि अगर कोई भी ये साबित कर दे कि फूलन ने जिन 22 लोगों को मारा था वो सारे के सारे ठाकुर थे, अगर कोई ये साबित कर दे कि वो जो 22 लोग मरे थे उनमें से कोई भी डाकू था
या उन्होंने कभी भी फूलन देवी से कोई गलत हरकत की थी या रेप किया था, तो मैं उसको आपके माध्यम से बता रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए इनाम मैं आपको दूंगा अगर ये साबित कर दें कि फूलन देवी ने बेहमई कांड में सिर्फ ठाकुरों को मारा था। फूलन देवी ने आपके सोशल मीडिया पेज नहीं, मैं बताता हूँ, फूलन देवी ने उस बेहमई कांड में दलित समाज के व्यक्ति को भी मारा था। उसका नाम है राम अवतार कठेरिया, वो धानुक समाज से है। एक पिछड़े जाति के भी व्यक्ति को मारा था, उसका नाम है तुलसीराम मौर्य, मतलब सैनी समाज का है वो, तुलसीराम सैनी भी बोल सकते हैं आप। और तीसरा नज़ीर खान है जिसको मारा था, उसको भी, और दूसरे अन्य ठाकुर भी थे और अन्य लोग का जिक्र नहीं होता, लेकिन 3 लोग का जिक्र जो आपके सोशल मीडिया पेज पे भी होता है। हाँ, जिन 3 का आपने जिक्र किया अभी इन्हीं 3 लोग का जिक्र आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और ये इन्हीं 3 लोग का जिक्र है, बाकी लोग 17 लोग का जिक्र जो है ये नहीं होता। बाकी नहीं, वो ठाकुर थे। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि मेजॉरिटी में ठाकुर थे, तो इस वजह से क्रोध आया हो, इस वजह से ऐसा हुआ कि नहीं ये तो गलत है बिल्कुल, आप हमारे खिलाफ आप हमें मार रहे हो। नहीं, देखिए क्या है, पहली बात तो ये क्लियर होना जरूरी है, जब आप बोलते हैं कि फूलन के साथ अत्याचार हुआ, तो क्या अत्याचार हुआ कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, उनके अधेड़ पति ने उनके साथ बलात्कार किया, बदतमीजी करी और फिर घर से बाहर निकाल दिया, उनकी जमीन पर कब्जा हो गया। उसके बाद एक डाकू गिरोह ने उनका किडनैप करके और डाकू बना दिया, यही तो अत्याचार है। तो मुझे आप ये बताइए कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, वो उनके माता पिता ने किया, तो उसका जिम्मेदार राजपूत समाज कैसे हो गया? उनके पति ने उनके साथ रेप किया या घर से बाहर निकाल दिया, उसका जिम्मेदार ठाकुर समाज कैसे हो गया? उनकी जमीन पर कब्जा उनके सगे चाचा के बच्चों ने किया, तो उसका जिम्मेदार राजपूत कैसे हो गया? उनको जो डाकू गिरोह है जो उठा के ले गया, वो विक्रम मल्ला उनको उठा के ले गया, तो वो भी उन्हीं के समाज का था, उनको गैंग में ले जाके जो शामिल किया, तो उसका जिम्मेदार तो जो लोग थे उनसे उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे डाकू गिरोह से जिससे उनकी दुश्मनी थी, उससे बदला लेने के एवज में जो है बेकसूर लोगों की हत्या करी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात का और भी चैलेंज देता हूँ कि वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, कोई भी व्यक्ति डाकू नहीं था, कोई भी व्यक्ति रेप करने वाला नहीं था। अगर आप भी ये साबित कर दें कि उनमें से कोई डाकू था, तो भी मैं आपको जो मैंने शब्द बोले हैं, मैं वो इनाम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक किस्सा ये भी आया था, किस्सा क्या, मैं उनका स्टेटमेंट ही देख रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट ये भी दिया कि जो सामंत लोग थे, मतलब फिर जी, उन्होंने रेप भी किया था, बलात्कार किया था, ये उनका ही था। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग मान लीजिए 5 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें 20 फ्लैट है। नीचे फ्लैट वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा बदतमीज है, जो ऊपर दूसरी मंजिल पे परिवार रहता है, उनकी बच्ची को, लड़की को जो है रोज छेड़ता है, परेशान करता है, पूरी बिल्डिंग के लोगों को परेशान करता है। एक दिन वो जो व्यक्ति है वो दूसरे मोहल्ले में गया और वहाँ भी किसी लड़की से बदतमीजी कर दी। दूसरे मोहल्ले के लोग आए और उन्होंने पूरी बिल्डिंग पे आग लगा दी कि ये जो है ये इस बिल्डिंग में रहता है। तो आप मुझे बताइए, जो चौथी मंजिल पे व्यक्ति रहता था वो तो खुद ही उससे परेशान था। तो फूलन देवी एक डाकू थी, उसकी दुश्मनी दूसरे डाकू गिरोह से थी। अगर दोनों गिरोह से आपस की प्रॉब्लम थी, अब वो दूसरा गिरोह राजपूतों का भी हो सकता था, गुजरों का भी हो सकता था, वहाँ पे गुजर समाज के भी काफ़ी गिरोह हैं, है ना। और बल्कि लड़ाई जो है फूलन की सबसे पहले बाबू गुजर को जब उन्होंने मारा, इसी के ही चक्कर में विक्रम मल्ला ने जब मारा, क्योंकि बाबू गुजर ही उनके साथ गलत कर रहा था, तो इसीलिए उनकी आपस की दुश्मनी हुई। कहने का मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए बाबू गुजर गलत कर रहा था फूलन के साथ, तो उन्होंने बाबू गुजर को मार दिया, डाकू ने डाकू को मार दिया, तो क्या उस एवज में गुजर सारे उनको मारने लगे जाए या वो सारे गुजरों को मारने लग जाए? श्री राम लाला राम जो है गिरोह के सरदार थे, वो ठाकुर थे, उन्होंने विक्रम मल्ला को मारा। उस विक्रम मल्ला को का बदला लेने के लिए फूलन ने विक्रम मल्ला का बदला लेने के लिए उनको मारने की कोशिश करी। जब कोशिश करी तो ऐसी सूचना मिली कि वो लोग उस गांव में हैं। जब वो उस गांव में पहुंची तो वो नहीं थे, तो उसने जो है गुस्सा उतारने के लिए गांव के बेगुनाह लोगों को मार दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो गांव वाले श्री राम लाला राम को सपोर्ट करते थे। आप मुझे ये बताइए, रुड़की को ले लीजिए, पूरे इंडिया को ले लीजिए, वर्ल्ड को ले लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, अभी दाऊद इब्राहिम किसी को मुंबई में फ़ोन करता है
और कहता है कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, और वो व्यक्ति उसको दे देता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो जो 1 करोड़ रुपए जिसने दिए वो उसकी हेल्प कर रहा है? उसकी हेल्प नहीं कर रहा, वो उसको डर के मारे दे रहा है। अगर कोई डाकू गिरोह, चाहे वो श्री राम लाला राम का है चाहे फूलन का है, वो गांव में जा रहा है और कह रहा है कि हमें रोटी दो, हमें पैसे दो, या हमें जो भी चीज़ दो, तो ऐसा नहीं है गांव वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, गांव वाले उससे डर रहे हैं। नहीं देंगे तो वो उनको मार देंगे। अगर वो इतने ही बहादुर होते, अगर वो सच में ही डाकू होते, तो आप बताइए, फूलन ने उनको लाइन में खड़ा करके मार दिया, तो फूलन के गैंग के एक व्यक्ति के एक उंगली का निशान भी नहीं लगा। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वो 22 लोग ना तो डाकू थे, ना उनका कोई लेना देना था, वो लोग आम लोग थे। इसीलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों तरफ बदमाश टाइप के आदमी होंगे, तो फिर एक तरफ 22 लोग मरेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सामने वाला जो है, अगर दोनों डाकू गिरोह की भिड़ंत होगी तो ऐसा तो है नहीं, सामने भी 1-2 मरेंगे, है ना? तो क्योंकि वो आम लोग थे, फूलन ने अपना भय कायम करने के लिए वो सिर्फ 22 नहीं, इसके अलावा और भी कई हत्याकांड किए। फूलन के ऊपर एक और हत्याकांड है जिसमें करीब 15-16 लोगों की हत्या हुई हुई है, भेमई कांड के अलावा। तो उसमें तो नहीं उसने कोई ऐसे रेप किया, या उन लोगों के ऊपर तो कोई ऐसा ब्लेम नहीं लगा। लेकिन ऐसा बात निकल के इसलिए आई क्योंकि जब फूलन के ऊपर फिल्म बनी बैंडिट क्वीन, तो जो फिल्म मेकर थे उन्होंने उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि फूलन की जो इमेज है, वरना देखिए जिसके ऊपर भी बायोपिक बनती है, अगर बनाने वाला उसको विलन शो कर देगा तो फिल्म नहीं चलेगी। तो सामने वाला, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि फिल्म मेकर का पहला जो पर्पस है वो है पैसे कमाना। और जरूरी है कि बायोपिक का जो हीरो है उसको हीरो दिखाइए, विलन ना दिखाइए। अगर दिखा देंगे तो आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे ना, फिर कौन फिल्म देखने के लिए जाएगा? कोई भी फिल्म हो, सबको बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हुआ है, फिर भी जब उनको पता होता है, जैसे आप संजय दत्त की बायोपिक देखिए, तो अब फिल्म मेकर को लगा कि भाई हम ऐसा तो दिखा नहीं सकते क्योंकि सजा हो चुकी है बाकायदा कि भाई इस व्यक्ति ने AK-56 अपने घर पे नहीं रखी, लेकिन उसमें एक सीन उन्होंने ऐसा दिखा दिया जिससे कि ये बात निकल के आई कि भाई वो देशभक्ति है। उसने उसके वकील के थप्पड़ मार दिया जब उसने कहा कि भाई तुम जो है अपने आप को ये सेफ रखने के लिए ऐसा बयान दे दो। तो क्या होता है, हर फिल्म के अंदर या कोई भी किताब भी लिखी जाए, मान लीजिए अब मेरे ऊपर आपको बता दूं, ये तो किताब जो है मैंने खुद लिखी है, मेरे लाइफ के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं जो कि इस साल पब्लिश्ड होंगी। कन्नड़ में है, वो मराठी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में है और इंग्लिश में भी है। तो अब वो लिखने वाले डॉक्टर गीता कश्यप हैं, वो बेंगलुरु की हैं, डॉक्टर गीता कश्यप, और एक डॉक्टर सुनील हैं जो कि इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो अब वो अपने नज़रिए से लिखेंगे, ये उनका नजरिया होगा। सच नहीं, अच्छा, मतलब जो राइटर लिखते हैं या जो फिल्म बनती है वो पूरा सच नहीं होता, मैं ये कह दूं दर्शकों को। नहीं, पूरा सच नहीं होता, मैं ये कह पूरा। देखिए सच, देखिए क्या होता है, सच के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, सच दोनों होते हैं और हर कोई अपना अपना पहलू देख रहा होता है। हेड एंड टेल, यस, हेड एंड टेल सिक्के के 2 सच पहलू हैं। आपको हेड दिखेगा तो मेरे को टेल दिखेगा। लिखने वाला अपने नजरिए से हेड देख रहा है या टेल्स देख रहा है, ये उसका अपना नजरिया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी अगर फिल्म बनती है या किताबें लिखी जाती हैं या लिखी जाएंगी, जो भी चीज़ प्रकाशित होंगी या फिर जो पर्दे पर आएंगी, वो पूरा सच नहीं होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। हाँ, बड़ी नेचुरल बात है, वो तो या तो हेड होगा या टेल होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बन रही। डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, तो वो हेड और टेल दोनों को बता देगा कि जी इस समय ईस्ट की तरफ हेड है और वेस्ट की तरफ टेल्स है। लेकिन जो फिल्म बन रही है वो तो जो चीज़ उसको सुविधाजनक होगी और उसके लिए पॉजिटिव होगी, वो चीज़ वो दिखाएंगे। अरे एक स्टेटमेंट है, जब हम न्याय की बात करते हैं कि जस्टिस इज डिले तो जस्टिस डिनाइड की बात करते हैं। अगर देरी हो रही है किसी भी न्याय प्रक्रिया में तो यह न्याय है एक तरीके से। बिल्कुल। तो 2 केसेस हैं, एक आपने अपना बताया कि अभी तो सब कुछ लंबित है, जस्टिस जो भी आएगा मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। दूसरा जो बेमई कांड में हुआ था, 22 लोगों की जो हत्या हुई थी, उस वहाँ पर भी उनको भी अभी तक न्याय एक तरीके से मिला नहीं, क्योंकि कोर्ट से कोई आदेश इस तरीके से पारित नहीं हुआ है। तो दोनों कंडीशंस में आप मानते हैं कि अन्याय हो रहा है? देखिए, जस्टिस डिलेड का मतलब क्या है, जो
जिसके ऊपर केस लगा है, मतलब मुलजिम है, हाँ, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का स्टेटस क्या है कि वो जेल में है कि बाहर है। तो क्या है कि जो हमारा ये जो फूलन वाला जो केस है, इसके अंदर करीब 2001 में ये केस हुआ और 2014 में इसका फैसला आया। ठीक है जी। तो कितने साल हो गए? ये करीब जो है मतलब करीब 14 ईयर्स ही मान लीजिए आप, है ना, 13-14 साल। हाँ, 13-14 साल ही हो गए। तो इस दौरान सभी लोग कस्टडी में रहे, फिर वो सब बरी हो गए। तो यानी कि अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय उसके साथ हुआ कि जिसने 13 साल तक जेल में काटी और फिर उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो जो फूलन के केस में टोटल एक्यूज 12 थे, 12 में से एक व्यक्ति तो जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, उसका तो जीवन कभी वापस नहीं आ सकता। जो बचे हुए 12 में से जो 10 व्यक्ति हैं, उनको कोर्ट ने जो है वो एक्यूटल कर दिया, बरी कर दिया। उन्होंने भी करीब, जिसमें मेरा छोटा भाई भी था और भी लोग थे, तो उनके आप 13 साल 13 ईयर्स तो कभी वापस नहीं कर सकते जीवन के। तो इट मीन्स के जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो हुआ जिनको पुलिस ने एक्यूज्ड बनाया था। और मैंने खुद जो है करीब 13-14 साल के आसपास जेल की कस्टडी काटी। तो आजीवन कारावास जो सजा होती है वो अप्रोक्सीमेटली 14 साल की होती है। तो इट मीन्स के 14-14 साल के आसपास उन्होंने हम सबसे कटवा दिया और फिर बरी कर दिया। अब फिर कह दिया कि आप घर जाओ। तो अन्याय तो हमारे साथ हुआ। अब आ जाइए आप भेमई कांड पर। भेमई कांड हुआ 1981 में, 81 में हुआ और आप चल रहा है 2023। करीब 41-42 साल हो गए हैं, 42 ईयर्स हो गए। 42 ईयर्स में किसी भी तरह का कोई फैसला वहां से नहीं आया, फैसला नहीं आया। और जो एक्यूज पर्सन्स थे इन 42 सालों में, अधिकतर वो खुद फरार रहे और फिर खुद उनकी डेथ हो गई। या फूलन जो है वो एक समय तक जेल में रही और फिर कोई उसने सारी फाइलें गड़बड़ा करवा दी जब वो सांसद बनी। तो इसीलिए वो फाइलें क्योंकि गायब है, इसीलिए वहाँ पे फैसला नहीं आ पा रहा। तो उनके साथ अन्याय हुआ क्योंकि उसमें जो मुलजिम थे ना तो वो जेल गए, ना तो उन्होंने किसी तरह की जेल काटी कोई बहुत लंबी, और ना तो उनको किसी तरह का कोई फैसला प्राप्त हुआ। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं, करीब 1 साल पहले जो एससी समाज का राम अवतार कठेरिया है, उसने SC/ST आयोग लखनऊ में एक एप्लीकेशन मूव करी थी कि हमें 41 ईयर्स हो गए, किसी तरह का ना न्याय मिला ना कोई मुआवजा मिला। जबकि उसी कांड में जिन डकैतों ने आत्मसमर्पण किया, इंक्लूडिंग फूलन, उनको जो है सरकार ने जमीन भी दी, नौकरी भी दी। लेकिन जो लोग विक्टिम है, जो लोग मरे, उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। ऐसे ही जो पिछड़े समाज का है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो सांसद बन चुके थे? नहीं, ऐसा इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए। ऐसा इसलिए कि सरकार ने तब एक योजना निकाली हुई थी कि अगर कोई डाकू सरेंडर करता है तो उसको इस तरीके से हम चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे जिससे कि डाकू आत्मसमर्पण करें। जैसे आपने देखा होगा नक्सलियों के लिए भी ये स्कीम निकाली है, या टेररिस्ट जो हैं, जो आतंकवादी हैं, कश्मीर के अंदर भी ये स्कीम निकाली हुई थी कि भाई अगर कोई सरेंडर करता है तो उसको सरकार जो है एडजस्ट करेगी। अब जिन लोगों की उन लोगों ने हत्या की होती है तो उन लोगों को कुछ मिलता नहीं है, और जो लोग हत्या करने वाले होते हैं, आपको बता दूं इस योजना को देखते हुए कश्मीर के कई लोग, क्योंकि मेरे साथ तो कश्मीर के और हर तरह के जो आतंकवादी थे तिहाड़ में रह चुके हैं बहुत भारी तादाद में। इंडिया के जितने भी मोस्ट वांटेड हैं वो सब मेरे साथ रहे हुए हैं। तो वो कश्मीर के भी, पंजाब वाले भी, नक्सलाइट भी। तो क्या है कि लोगों ने इसको एक रोजगार का तरीका बना लिया था कि पहले वो लोग क्या करते थे, जान के ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे। 6 महीने की ट्रेनिंग करी और बाद में आके खुद ही जो है समर्पण कर दिया और फिर उसके एवज में जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे। तो यूं कि सीधा तो नौकरी मिल नहीं रही, तो इस लाइन से जाके नौकरी प्राप्त कर ले। तो एक पूरा का पूरा जो है वो एक चेन बन गई थी इस चीज़ की। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिसके ऊपर प्रहार किया गया, जिसको मारा गया, उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला, लेकिन जो डाकू जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिन्होंने गलत काम किया, अगर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उनके लिए योजना बनी। और उन लोगों ने योजनाओं का लाभ किया और लाभ लिया। और आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्लान्ड तरीके से किया, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल मेरे को, क्योंकि जो मेरे साथ
तब जेल में बंद थे कश्मीरी टेररिस्ट, उन्होंने मुझे खुद बताया कि राणा जी ये जो स्कीम है इसको तो लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। कई है जो पहले 1 साल के लिए वो मन बनाते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं, उधर से भी वाहवाही लूट लेते हैं, फिर आगे सरेंडर करके सरकार के जो है मतलब नुमाइंदे तो सरकार को इस योजना के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल, जब हम चल रहे हैं तो जब आप जेल से बाहर गए, हाँ, तो जैसे होता है ना कि जो आपका हीरो वाला जो चेहरा निकल करके आया, वो आया जब आप कांधार से वापस आए, अस्थियां लेकर के आए। अब सवाल ये आता है कि वहां से जब आप जेल से बाहर निकले, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसे निकले, किस तरीके से निकले, मैं उस प्रोसेस में, है ना, वो क्योंकि कई बार आपने ये भी कहा कि बता भी चुका हूँ, बताऊंगा क्या क्या डिस्कस करें, और आप कोई प्लान तो पूरी बात समझाने वाली नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आप निकले तो क्या आप पहले सोच करके निकले थे कि आप इस वजह से निकल रहे हैं, इस वजह से भाग रहे हैं, या फिर भागना जरूरी था, या भागते भागते आप पहुंचे? देखिए मतलब है ना। हाँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, मैं पूरा मन में ये बात बैठा कर कि मुझे यहाँ से एस्केप होके अफगानिस्तान जाना है, ये सोच लिया था आपने? ये सोच के ही मैं निकला था। ये कई बार तो ऐसा होता है जब कोई जेल में होता है, देखिए नहीं, मैं जब कोई जेल में होता है, जब कोई जेल में होता है तो उसकी पहली इच्छा होती है भाई पहले इससे बाहर निकलो। नहीं, कोई मकसद के लिए तो बाहर नहीं निकलता, पहले तो निकलो यहाँ से, पहले भगो यहाँ से, पहले अपने आप को बचाओ। ऐसा नहीं था एक्चुअली। ये भागने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है कि जब मैं जेल में था तो मेरे साथ उस समय तालिबानी टेररिस्ट भी थे मेरे साथ। तो ये जो अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति की मिट्टी की जो बात है, ये क्या है कि जब लोगों को, देश के लोगों को मालूम पड़ी, तो जो बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं उसमें वो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे, जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन करने लगे, डिमांड करने लगे कि भाई वहाँ से हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, सम्राट हैं, उनकी मिट्टी को, समाधि को वापस भारत सरकार को लाना चाहिए। तो इस तरह के प्रोग्राम जगह जगह होते थे। तो एक कार्यक्रम शायद गुड़गांव में तो अब हुआ, उसमें चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी से, तो उनका एक बयान अखबार में छपा हुआ था कि भाई भारत सरकार को लाना चाहिए। उसमें कुछ RSS के भी लोग थे उस कार्यक्रम में। तो मैंने ऐसे ही, हम लोग सब सुबह अखबार एक साथ पढ़ते थे, जितने भी लोग उस हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद थे। तो 1-2 लड़के थे, ताजा खान और गयूर खान, वो तालिबानी टेररिस्ट थे। तो जैसे हर तरह का अखबार आता है, उर्दू का भी, पंजाबी का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। तो मैंने हिंदी वाले अखबार में ऐसा पढ़ा, तो मैंने उनको कहा कि देखना अब भारत सरकार इसको वापस ले आएगी, क्योंकि जो मौजूदा प्रधानमंत्री अटल जी जो है खुद विदेश मंत्री होते हुए अफगानिस्तान गए थे, उनकी समाधि पे जाने की इच्छा भी उन्होंने व्यक्त करी थी, जा नहीं पाए थे। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट के अंदर बताई थी और उनकी बड़ी इच्छा है कि इसको वापस लाया जाए। तो अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो लोगों की भी इच्छा है, तो मुझे लगता है कि अब ये इसको लेकर आ जाएंगे। जब ये बात मैंने उनको कहा तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि राणा जी, जब 800 साल में नहीं कोई ला पाया तो अब कैसे कोई ले आएगा, और ये तो हम अफगानी लोग ही हैं जो वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट? हाँ, ये बात थी। और आप तो आलू खाने वाले लोग हो, अच्छा, और आपकी सरकार में इतना दम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो सरकार नहीं लाएगी तो मैं लेके आऊँगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि भाई साहब, आप जो है पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग इस जेल से नहीं निकल पाते, आप तो एक साधारण से व्यक्ति हो, तो आप पहले यहाँ से निकल जाओ, वहाँ जाने की आप बात करते हो, वहाँ तो तब जाना जब यहाँ से निकलो पहले। तो मैंने कहा कि यहाँ से भी निकलेंगे और वहाँ पे भी जाऊँगा। तो फिर ये बात समझ लीजिए कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, वरना ना मैंने ये बात कोई दिमाग लगा के बोली थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि मुझे वो जेल से निकलवाए, वहाँ पे भेजे और वो कार्य संपन्न कराए। वरना आज भी मैं जब तिहाड़ के आसपास से जाता हूँ, उसकी दीवारों को देखता हूँ, तो अपने मन में खुद ही प्रश्न करता हूँ कि यार तू इस जेल से कैसे निकल गया। लेकिन क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी, वरना मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है मैं ये कहूँ कि जी मैं बहुत बुद्धिमान हूँ या मैं तो बहुत बहादुर हूँ, ऐसा नहीं है। ये प्रभु की इच्छा थी, उनकी इच्छा थी मेरे हाथ से वो काम हो, तो उन्होंने ही वो माहौल तैयार किया, वैसा ही सब चीज़ होती चली गई। और सन 2004 में मैं तिहाड़ से निकला और निकल के जो है फिर बांग्लादेश से दुबई और दुबई से फिर काबुल अफगानिस्तान पहुंचा।
अच्छा, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें सरकार खुद मिली हुई थी, पुलिस प्रशासन मिला हुआ था, तभी तो कोई तिहाड़ जेल से निकल सकता है और कोई जा सकता है, वरना किसकी हिम्मत है जो कि तिहाड़ जेल से बाहर निकले और चला जाए, वो भी अफगानिस्तान में। मतलब ये सोचने वाली बात है। आप बांग्लादेश जाते हैं तो लोग ये कहते हैं भाई उस समय की जो सरकार थी या उस समय का जो पुलिस प्रशासन था वो कहीं ना कहीं आपसे मिला हुआ था, बिना मिले आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, अच्छे कार्य के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई मुझसे मिला हुआ था, लेकिन अच्छे कार्य के लिए लोगों की दुआएं होती हैं और वो दुआओं का ही असर और है। वो लोगों की दुआएं जो हैं कई बार पुलिस प्रशासन के रूप में भी आ जाती हैं। भाई पुलिस वाले भी तो इंसान होते हैं, हाँ। पुलिस वाले भी तो देशभक्त होते हैं, तो इसलिए जो है मतलब जब अच्छी नियत होती है तो अच्छे लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। इसका जवाब आपको मिल गया कि जब मैंने पूछा इस सवाल का जवाब, आप समझिए इस चीज़ को कि क्या पुलिस प्रशासन या सरकार का संरक्षण प्राप्त था या सहयोग प्राप्त था, तो आपने साफ तौर पर कह दिया कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। हाँ, तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं था। नहीं, देखिए क्या होता है, एक होता है जान के डायरेक्ट हेल्प करना और एक होता है कि अनजाने में हेल्प करना। जब भी आपको किसी कार्य में सक्सेस मिलेगी तो उसमें कई लोगों की अनजाने में आपको हेल्प भी प्राप्त हुई होगी और कई लोगों की नेग्लिजेंसी भी होगी। बिल्कुल, है ना, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। मैं तिहाड़ जेल से निकला तो उसमें कई लोगों की नेग्लिजेंसी है। वो नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में नजर आई, सहयोग हो गई। नेग्लिजेंसी तो छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, मतलब उसमें ऐसा नहीं बोल सकता, बट क्योंकि वो एक आदमी के हाथ का काम नहीं था, उसमें कई चीजें थी ना। पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, दिल्ली जेल का, तिहाड़ जेल का, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। अभी भी अगर आप दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात करेंगे, तिहाड़ जेल आती है केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के अंडर में, जबकि दिल्ली पुलिस आती है केंद्र सरकार के अंडर में। तो मुझे तो लगता है कि उस समय केंद्र में शायद क्या अटल जी की सरकार थी, बीजेपी की, और दिल्ली की सरकार जो है कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित जी सीएम थी शायद तब। तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि भैया सब कांग्रेस और बीजेपी का मिली भगत। हाँ, तो लेकिन क्या है कि ये ईश्वर की इच्छा थी और खुद ब खुद वो चीज़ें, प्लानिंग जो है वो सक्सेस होती चली गई। चलिए, आपकी लाइफ स्टोरी से एक सवाल बस अंत में, या इसके बाद हम पॉलिटिकल सवालों पे मूव करेंगे। सवाल ये कि नाम आपका पहले पंकज था, बाद में अपना शेर सिंह राणा कर लिया, पंकज राणा से शेर सिंह राणा, कारण क्या था? मतलब नाम बदलने के पीछे कारण या कहानी या क्यों? देखो, ये क्वेश्चन अगर कोई रुड़की के बाहर का पत्रकार करता, आज तक मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, मतलब नेशनल चैनल्स पर, सभी पर मेरे इंटरव्यूज हैं, वो क्वेश्चन करते हैं तो मुझे खराब नहीं लगता। लेकिन आप रुड़की के हो, असल में ये बात बिल्कुल झूठ है। मतलब जो है जो जो हाँ, जो मीडिया में चलता है कि आपका नाम में यही है, पब्लिक डोमेन में यही है, सोशल मीडिया पे, नाम बदल दिया आपने, विकिपीडिया पे भी यही है, बट वो गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम बाय बर्थ शेर सिंह राणा ही है। आप तो रुड़की के हो, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो स्कूलिंग है, वो हुई है सेंट गैब्रियल्स एकेडमी से। तो मेरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ था उसमें, और नाम वही चल रहा है। हाँ, फर्स्ट में भी मेरा नाम शेर सिंह राणा ही था, जिस नाम से मेरा अफवाहें उड़ाई किसने? ये एक्चुअली क्या है, पुलिस को पहले जो वहाँ पे जब फूलन की हत्या हुई और पुलिस को जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली तो वो ये मिली कि पंकज नाम के व्यक्ति ने फूलन की हत्या कर दी है। तो अब एफआईआर में क्योंकि के पंकज नाम आ गया, तो अब उनको पता चला कि भाई पंकज नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है, तो उनको जो है एक शेर सिंह मिल गया, तो उन्होंने शेर सिंह को ही जो है एलियस करके पंकज नाम दे दिया। लेकिन ये नाम मेरा सन 2001 में पुलिस के द्वारा दिया गया है। 2001 से पहले किसी भी कागज में कोई भी दुनिया में ये दिखा दे कि मेरा नाम पंकज था, मेरा नाम कभी नहीं था, मेरा नाम शेर सिंह राणा। केस वहीं अटका हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इस कहानी में, पूरी कहानी में पंकज का बड़ा रोल है, जिसके ऊपर आरोप लगे, जिसके ऊपर लोगों ने सोचा कि शायद ये इन्वॉल्व हैं, और उसके चक्कर में फिर आपको
हाँ, इसीलिए देखिए, इसीलिए तो केस जो है वो एक्यूटल हुआ, बरी हुआ निचली अदालत से, जो सभी लोग बरी जब हुए। आपने एविडेंस दिखाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा तो खैर कोई शो ही नहीं कर सकता कि मेरा नाम कहीं पर पंकज रहा हो, क्योंकि भाई आप 10th की 12th की मार्कशीट से ही तो नाम पता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल या फिर जो है मेरी जो ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से की, उससे मैंने बाकायदा देहरादून में चुनाव लड़ा 2000, मतलब जब मैंने एडमिशन लिया 1998 में, तो शेर सिंह राणा के नाम से ही लड़ा। मैं अपने स्कूल का हेड बॉय रहा, तो शेर सिंह मेरे को, मतलब रुड़की में तो सभी लोग जानते हैं। हाँ। और जो मेरे क्लासमेट रहे हैं हाँ। सबको पता है कि, लेकिन कहानी वहीं से बदली थी ना, वो नाम एक्यूज को लेकर के ही फिर आपने बताया कि हाँ, आरोप लगा वो पंकज के ऊपर एक्चुअली, और हाँ, पकड़ वो लिया आपको। FIR जो दर्ज हुई वो पंकज के नाम से हुई वहाँ पे। तो पंकज नाम का व्यक्ति उनको नहीं मिला, तो फिर उन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले तो कितने भी नाम रख सकते हैं ना। जैसे मान लो उन्होंने कहा भाई पंकज को हमने अरेस्ट कर लिया और ये पंकज एलियस शेर सिंह राणा है। तो अब क्योंकि उससे पहले तो कोई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था कि भाई सब लोग जानते थे कि भाई ये शेर सिंह राणा है। अब उन्होंने, जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया पंकज एलियस शेर सिंह राणा, तो पंकज क्योंकि पहला नाम दे दिया, अब मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मीडिया और जो नेशनल मीडिया पंकज नाम चला दिया उन्होंने, तो फिर वो जो लोग हैं वो फिर सोशल मीडिया पे भी वही आ जाता है हर चीज़ में। बट रियलिटी ये है कि मेरा नाम शेर सिंह राणा ही है बाय बर्थ, और अभी भी शेर सिंह राणा ही है, चाहे वो अभी किसी कागज में हो, चाहे पहले बचपन से किसी कागज में हो। चलिए, ये जो उर्फ, मतलब ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आते हैं बिल्कुल राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को लेकर के।